प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 11 चैप्टर 4 का सोशियोलॉजी का पार्ट देखेंगे। और हमारे चैप्टर का नाम है पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। और ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ आप सुन लीजिएगा। और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 सुन लीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है दुर्खाइम की समाजशास्त्रीय दृष्टि क्या थी। दुर्खाइम की दृष्टि में समाजशास्त्र में एक नवीन वैज्ञानिक संकाय के रूप में दो प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रथम, समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्यों का अध्ययन दूसरे विज्ञानों की तुलना से भिन्न था। समाजशास्त्र अपने आप से अन्य रूप से संबंधित था, जिसे उन्होंने उद्गामी स्तर अर्थात जटिल सामूहिकता का जीवन स्तर कहा, जहां सामाजिक परिघटनाओं का उद्भव हो सकता है। ये प्रघटनाएं उदाहरणतः सामाजिक संस्थाएं जैसे धर्म अथवा परिवार अथवा सामाजिक मूल्यों और दोस्ती अथवा देशभक्ति इत्यादि है, जो कि एक जटिल समग्र में ही संभव है, जो कि अपने दूसरे अंगों से बड़ा विभिन्न प्रकारों में है। हालांकि इसका निर्माण पूर्ण रूप से व्यक्तियों द्वारा होता है। एक सामूहिक सामाजिक पहचान फुटबॉल अथवा क्रिकेट टीम में मात्र 11 व्यक्तियों के समूह से अलग तथा अधिक होती है। सामाजिक पहचान जैसे टीम, राजनीतिक पार्टियां, स्टेट, गिरोह, धार्मिक समुदाय, राष्ट्र इत्यादि व्यक्ति के स्तर से नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों के स्तर से संबंधित होते हैं। यही वह उद्गम स्तर है जिसका अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। दुर्खाइम के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसे भी अनुभाविक विषय होना चाहिए था। यह वास्तव में एक कठिन दावा था, क्योंकि सामाजिक प्रघटनाएं अपनी प्रकृति में ही अमूर्त होती हैं। हम सामूहिक पहचान के रूप में जैन समुदाय अथवा बंगाली अथवा मलयाली या मराठी बोलने वाले समुदाय अथवा नेपाली या मिश्र राष्ट्र के समुदायों को देख नहीं सकते। कम से कम हम उन्हें उसी तरह सीधे रूप में नहीं देख सकते जिस प्रकार से हम एक पेड़ या लड़का या बादल को देख सकते हैं। यदि सामाजिक प्रघटना छोटी हो तो भी जैसे एक परिवार अथवा नाट्य समूह, हम सीधे तौर पर उन व्यक्तियों को देखते हैं जो इस सामूहिकता का निर्माण करते हैं। हम सामूहिकता को नहीं देख सकते। दुर्खाइम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि इस तथ्य को दर्शाती है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो अमूर्त तत्वों जैसे सामाजिक तथ्यों का विज्ञान हो सकता है, जो अवलोकन, अनुभाविक, इंद्रियानुभवी, सत्यापनीय साक्ष्यों पर आधारित हो। हालांकि व्यवहार प्रत्यक्ष रूप में अवलोकित नहीं होता। सामाजिक तथ्यों को अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के प्रतिमान में अवलोकित किया जा सकता है। नवीन अनुभाविक आंकड़ों पर आधारित एक महत्वपूर्ण उदाहरण आत्महत्या पर इनके द्वारा किया गया अध्ययन है। हालांकि आत्महत्या का प्रत्येक अध्ययन विशिष्ट रूप से व्यक्ति तथा उसकी परिस्थितियों से संबंधित होता है, परंतु यह भी एक सामाजिक तथ्य है कि आत्महत्या की औसत दर समुदाय में हजारों की संख्या में होती है। अतः सामाजिक तथ्य का अवलोकन सामाजिक व्यवहार से और मुख्यतः सामाजिक व्यवहार के कुल प्रतिमानों से किया जा सकता है। अतः सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह होते हैं। वे व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं, परंतु उनके आचरण को बाधित करते हैं। कानून, शिक्षा तथा धर्म जैसी संस्थाएं सामाजिक तथ्यों का गठन करती है। सामाजिक तथ्य सामूहिक प्रतिनिधि होते हैं जिनका उद्भव व्यक्ति के संगठन से होते हैं। वे व्यक्ति विशिष्ट के लिए न होकर सामान्य प्रकृति के होते हैं और व्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं। मान्यताएं, संवेदनाएं अथवा सामूहिक मान्यताएं इसके कुछ उदाहरण हैं। समाज में श्रम विभाजन। अपनी पहली पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्खाइम ने समाज के आदिम से आधुनिक तक के उत्विकास की प्रक्रिया के विश्लेषण की अपनी विधि को स्पष्ट किया है। उन्होंने समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर किया जो उस समाज में विद्यमान थे। उन्होंने तर्क दिया कि जहां आदिम समाज का संगठन यांत्रिक एकता पर आधारित था, वहीं आधुनिक समाज का आधार स्वायवी
एकता पर आधारित था। यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है तथा यह कम जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है। यह विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबित समूह है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत एक जैसे क्रियाकलापों तथा प्रक्रियाओं में लिप्त रहता है। चूँकि व्यक्तियों की एकता अथवा आपसी बंधन समरूपता तथा व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, अतः इस प्रकार के समाज किसी प्रकार की विषमता के प्रति सहिष्णु नहीं होते तथा समाज के किसी मानदंड की अवहेलना करने पर कठोर दंड दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में दमनकारी कानून बनाए जाते हैं ताकि सामाजिक मान्यताओं से विचलन को रोका जा सके। ऐसा इसीलिए था क्योंकि व्यक्ति तथा समाज आपस में जुड़े हुए थे और इसकी आशंका रहती थी कि आचरण की मान्यताओं के भंग होने से समाज बिखर सकता था। आधुनिक समाज की एक मुख्य विशेषता स्वायत्त एकता है और यह सदस्यों की विषमताओं पर आधारित है। यह बृहद जनसंख्या वाले समाज में पाई जाती है, जहां अधिकतर सामाजिक संबंध अवैयक्तिक होते हैं। इस प्रकार के समाज का आधार संस्थाएं होती है और इसका प्रत्येक घटक अथवा इकाई अपने आप में स्वावलंबी न होकर अपने उत्तरजीवी की दूसरी इकाई अथवा समूह पर आश्रित होती है। पारस्परिक निर्भरता स्वायत्त एकता का सार है, जहाँ व्यक्ति को प्रमुखता दी जाती है तथा वे एक दूसरे से भिन्न आवश्यकताओं की आज्ञा ही नहीं देते, बल्कि उनके स्वायत्त संबंधों तथा बहुविकल्पीय भूमिकाओं को मान्यता भी प्रदान करते हैं। आधुनिक समाज के कानून दमनकारी न होकर क्षतिपूरक प्रवृत्ति के होते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि आधुनिक समाज में कानून का मुख्य उद्देश्य आपराधिक कृत्यों में सुधार लाना या उसे ठीक करना है। ठीक इसके विपरीत आदिम समाज में कानून द्वारा गलत कार्य करने वाले को सजा दी जाती थी, जो एक प्रकार से उसके कृत्यों के लिए सामूहिक प्रतिशोध होता था। आधुनिक समाज में व्यक्ति को स्वायत्त शासन की कुछ छूट थी, जबकि आदिम समाज में व्यक्ति पूर्ण रूप से सामूहिकता में लिप्त था। आधुनिक समाज की एक प्रमुख विशेषता यह है कि समान उद्देश्यों वाले व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे से करीब आकर समूह और संगठन बना लेते हैं। क्योंकि ये समूह एक विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, अतः एक दूसरे से भिन्न रहते हुए इनके सदस्यों के संपूर्ण जीवन को ग्रहण नहीं करते। अतः विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों की भिन्न भिन्न पहचान होती है। यह व्यक्ति को समाज की छत्र छाया से बाहर निकाल उनके प्रकार्य तथा भूमिका का निर्वाह करने में तथा अपनी अलग पहचान बनाने में मदद करती है। क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बुनियादी ज़रूरतों जैसे रोटी, कपड़ा, मकान तथा शिक्षा की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसके लिए उसकी दूसरों के साथ अंतःक्रिया बढ़ जाती है। इस प्रकार के समाज में अवैयक्तिक नियम तथा विधानों की आवश्यकता सामाजिक संबंधों के नियंत्रण के लिए होती है, क्योंकि व्यक्तिगत संबंधों का निर्वाह अधिक जनसंख्या में संभव नहीं होता। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्खाइम के चिंतन के महत्व को दर्शाता है। एक सर्वथा भिन्न विषय को लेकर उसे नवीन वैज्ञानिक शाखा के रूप में स्थापित करने की कोशिश, जो इस प्रकार अनुभाविक विधि संगत हो, जिस प्रकार वे सामाजिक तथ्य के रूप में विभिन्न प्रकार की सामाजिक एकता पर परिचर्चा करते हैं, जिसकी बिल्कुल स्पष्ट अभिव्यक्ति सामाजिक एकता में होती है। उनके उद्देश्य तथा सामाजिक संबंधों के धर्मनिरपेक्ष विश्लेषण, जो विभिन्न समाजों में विद्वान होते हैं, ने समाज शास्त्र को समाज में एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित करने की नींव डाली। क्रियाकलाप 3। दुर्खाइम तथा मार्क्स ने सामाजिक श्रम विभाजन के विषय में क्या कहा, तुलना करने की कोशिश कीजिए। दोनों सहमत हैं कि जैसे जैसे समाज का विकास होता है, उत्पादन के साधन जटिल होते जाते हैं, श्रम विभाजन और विस्तृत हो जाता है। यह विभिन्न सामाजिक समूहों में पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाता है, परंतु जहां दुर्खाइम एकता पर बल देते हैं, वहीं मार्क्स संघर्ष पर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप कारण बता सकते हैं कि मार्क्स आधुनिक समाज के विषय में गलत क्यों हो सकते हैं? उदाहरणतः क्या आप ऐसी किसी स्थिति अथवा उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं
जहाँ व्यक्ति विभिन्न वर्गों की पृष्ठभूमि तथा हितों में संघर्ष होने पर भी आपस में एक समूह तथा सामूहिकता से जुड़ते हैं। मार्क्स अभी भी सही है। इस विषय पर किसी को समझाने के लिए आप कौन से तर्क देंगे? दुर्खाइम आधुनिक समाज में व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता दिए जाने पर गलत क्यों हो सकते हैं? क्या आप कुछ कारण ढूंढ सकते हैं? उदाहरणतः क्या यह सत्य नहीं है कि जनसंचार सुविधाओं ने लोकप्रिय फैशन को, कपड़ों तथा संगीत को मानकीकृत किया है? पहले की तुलना में आज के नवयुवक जो विभिन्न सामाजिक समूहों, देशों, राज्यों अथवा धर्मों के हैं, ज़्यादातर एक ही प्रकार का संगीत सुनते हैं। क्या यह दुर्खाइम को गलत साबित करता है? इस संदर्भ के पक्ष तथा विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं? ध्यान रखिए, समाजशास्त्र गणित की तरह नहीं है। यहाँ अधिकतर एक ही सही उत्तर होता है। समाज तथा व्यक्तियों से संबंधित किसी भी चीज़ के एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं, अथवा एक संदर्भ में वह सही तथा दूसरे में गलत हो सकते हैं, अथवा आंशिक सत्य अथवा असत्य हो सकते हैं, इत्यादि। दूसरे शब्दों में सामाजिक दुनिया बहुत जटिल है और यह समय तथा स्थानानुसार बदलती रहती है। यह सीखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि कैसे कारणों के विषय में ध्यानपूर्वक सोचा जाए कि विशिष्ट उत्तर ही विशिष्ट संदर्भ में सही अथवा गलत क्यों होते हैं, इसका पता लगा सकें। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को एरफर्ट, जर्मनी के एक पर्शियन परिवार में हुआ। इनके पिता एक मजिस्ट्रेट तथा राजनीतिज्ञ थे जो एक राजशाही बिस्मार्क के अनुयायी थे। इनकी माता हेडेलबर्ग के विशिष्ट उदार परिवार से संबंधित थी। 1882 में कानून की शिक्षा के लिए हेडेलबर्ग गए। 1884 में गोटिजेन तथा बर्लिन विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। 1889 में डॉक्टरेट शोध प्रपत्र ए कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ मेडिवियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जमा किया। 1891 में हैबिलिटेशन शोध पत्र रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री एंड द सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ जमा किया। 1893 में मैरियाना शिंटर्न से विवाह किया। 1894 से 96 में प्रोफेसर के रूप में पहले फेबर्ग तथा बाद में हैंडलबर्ग में नियुक्त। 1897 से 1901 में 1889 में डॉक्टरेट शोध प्रपत्र ए कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ मेडिवियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जमा किया। 1891 में हैबिलिटेशन शोध पत्र रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री एंड द सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ जमा किया। शिक्षण के लिए आवश्यक। 1893 में मैरियान शिंटर से विवाह किया। 1894 से 96 में प्रोफेसर के रूप में पहले फ्रेबर्ग तथा बाद में हैंडलबर्ग में नियुक्त। 1897 से 1901 में तंत्रिका भंग होने के कारण गंभीर रूप से बीमार, कार्य करने में असमर्थ रोम चले गए। 1901 में शिक्षण के क्षेत्र में पुनः लेखन। 1903 में आर्काइव्स फॉर सोशल साइंस एंड सोशल वेलफेयर के सह संपादक। 1904 में अमेरिका भ्रमण, द प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का प्रकाशन। 1918 में वियना में विशेष रूप से स्थापित समाजशास्त्र विभाग का कार्यभार संभाला। 1919 में म्यूनिख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अर्थशास्त्र के रूप में नियुक्ति। 1920 में निधन। इनकी मृत्यु के पश्चात ही इनके अधिकतर लेखन कार्यों का प्रकाशन तथा अनुवाद हुआ। ये है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1930, फ्रॉम मैक्स वेबर एसेज इन सोशियोलॉजी 1946, मैक्स वेबर ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज 1949, द रिलीजन ऑफ इंडिया 1958 तथा इकोनॉमिक एंड सोसाइटी 3 खंड में 1968 में प्रकाशित हुआ।
मैक्स वेबर जर्मनी में अपने समय के महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक थे। सामाजिक तथा मानसिक तौर पर काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहने पर भी अपने पीछे समाजशास्त्रीय लेखन का एक अपूर्व भंडार छोड़ गए हैं। उन्होंने कई विषयों पर विस्तार पूर्वक लिखा है, परंतु मुख्यतः सामाजिक क्रिया, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र तथा शक्ति और वर्चस्व के विकास पर कार्य किया है। वेबर के चिंतन का दूसरा विषय आधुनिक समाज में युक्ति संगत प्रक्रिया। विश्व के विभिन्न धर्मों का संबंध इस प्रक्रिया से है। मैक्स वेबर और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र। वेबर ने यह तर्क दिया कि सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है। अतः ये विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान से बहुत अलग थे, जिनका उद्देश्य प्रकृति के नियमों की खोज था जो इस भौतिक विश्व को संचालित करते हैं। चूँकि सामाजिक विज्ञानों का सामाजिक क्रियाओं से मुख्य सरोकार था तथा मानवीय क्रियाएं मुख्यतः विषयगत अर्थों से संबद्ध होती है, अतः सामाजिक विज्ञान की पद्धतियाँ प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों से भिन्न होगी। वेबर के लिए सामाजिक क्रिया में वे सब मानवीय व्यवहार सम्मिलित थे जो अर्थपूर्ण थे, अर्थात वे क्रियाएं जिनसे कर्ता किसी अर्थ को संबद्ध करता हो। सामाजिक क्रिया के अध्ययन में समाजशास्त्री का कार्य उन अर्थ को ढूंढना था जो कर्ता द्वारा समझे जाते थे। इस कार्य को पूर्णता देने के लिए समाजशास्त्री को स्वयं उस कर्ता के स्थान पर अपने आप को रखकर यह कल्पना करनी होती थी कि इनके अर्थ क्या है और क्या हो सकते थे। अतः समाजशास्त्र सुव्यवस्थित रूप से सहानुभूति अर्थात ऐसी समझ जो अनुभूति पर आधारित न हो बल्कि अनुभूति के साथ समानुभूति हो। समानुभूति को समाजशास्त्री इस अभ्यास से निकालते हैं। वह उन्हें सामाजिक कर्ताओं के विषयगत अर्थों को समझने तथा उनके अभिप्रेरकों को समझने में मदद करता है। वेबर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विशेष तथा जटिल प्रकार की वस्तुनिष्ठता की बात की, जिससे सामाजिक विज्ञान को अपनाया था। सामाजिक विश्व की खोज मनुष्य के अर्थों, मूल्यों, समझ, पूर्वाग्रह, आदर्शों इत्यादि पर आधारित है। इस दुनिया के अध्ययन हेतु सामाजिक विज्ञान को इन विषयगत अर्थों को समझने के लिए तथा उसका संपूर्ण वर्णन करने के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों को सदैव सहानुभूति समझ को अपनाना पड़ेगा और इसे अपनाने के लिए स्वयं उनके स्थान पर जिनकी क्रियाओं का वे अध्ययन कर रहे होते हैं उन्हें रखना पड़ेगा। लेकिन यह अध्ययन वस्तुनिष्ठता तरीके से करना था। हालांकि यह विषयगत मामला था, अतः सहानुभूति समझ के लिए यह आवश्यक है कि समाजशास्त्री बिना स्वयं की निजी मान्यताओं तथा प्रक्रिया से प्रभावित हुए पूर्ण रूपेण विषयगत अर्थों तथा सामाजिक कर्ताओं की अभिप्रेरणा को ईमानदारीपूर्वक अभिलिखित करें। दूसरे शब्दों में समाजशास्त्री दूसरों की विषयगत भावनाओं का वर्णन करे, न कि परखे। वेबर ने इस प्रकार की वस्तुनिष्ठता को मूल्य तटस्थता कहा है। समाजशास्त्री इन विषयगत मूल्यों का ब्यौरा तटस्थ होकर इन मूल्यों के प्रति बिना अपनी भावनाओं में बहे करते हैं। वेबर ने यह बताया कि यह बेहद कठिन था, क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक समाज के सदस्य भी होते हैं और उनकी अपनी मान्यताएं तथा पूर्वाग्रह होते हैं। हालांकि उन्हें स्वयं स्व अनुशासन के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। लौह संकल्प शक्ति का अभ्यास, जैसा उन्होंने कहा है, ताकि दूसरों के मूल्यों तथा दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए वे तटस्थ रहें। समानुभूत समझ के अतिरिक्त वेबर ने समाजशास्त्र के लिए एक अन्य पद्धति शास्त्रीय उपकरण आदर्श प्रारूप की बात की। आदर्श प्रारूप सामाजिक घटना का तार्किक एक रूपीय मॉडल है जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित करता है। विश्लेषण में मदद के लिए बनाए गए अवधारणात्मक प्रारूप होने के कारण इसका निर्माण वास्तविक
वास्तविकता को हूबहू दर्शाने के लिए नहीं हुआ है। आदर्श प्रारूप प्रघटना प्रारूपों को जो विश्लेषणात्मक रूप से महत्वपूर्ण होती है उसे बढ़ा चढ़ाकर तथा दूसरों को नज़रअंदाज अथवा कमतर दिखाते हैं। व्यापक रूप से आदर्श प्रारूप को वास्तविकता के समरूप होना चाहिए, परंतु इसका मुख्य कार्य अध्ययनरत सामाजिक प्रघटना के मुख्य प्रारूपों को जोड़ने तथा उनके विश्लेषण में सहायता करना है। आदर्श प्रारूप विश्लेषण तथा समझने में कितने सहायक है, इस तथ्य पर उन्हें जांचा जाता है, न कि यह कि वे कितने यथार्थ अथवा विस्तार पूर्वक इसकी विवेचना करते हैं। विश्व के अलग अलग धर्मों के नैतिक संबंधों और अलग अलग सभ्यताओं की सामाजिक व्यवस्था को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए वेबर ने एक आदर्श प्रारूप तैयार किया था। इसी के संदर्भ में वेबर ने सुझाव दिया था कि यूरोप में पूंजीवाद के आगमन एवं विकास के लिए कुछ प्रोटेस्टेंट ईसाई वर्गों के मूल्यों ने बहुत ही गहरे रूप में प्रभावित किया था। वेबर ने पुनः आदर्श प्रारूपों का प्रयोग 3 विभिन्न प्रकार की सत्ता को परिभाषित करने के लिए किया। वे हैं पारंपरिक, करिश्माई तथा तर्कसंगत वैधानिक। जहाँ पारंपरिक सत्ता का उद्भव प्रथा तथा प्रचलन से हुआ था, वहीं करिश्माई सत्ता का उद्भव दैविक स्रोतों अथवा ईश्वर की देन में ढूंढा गया तथा सत्ता जो तर्कसंगत वैधानिकता पर आधारित थी, उसका आधार कानून था। तर्क संगत वैधानिक सत्ता जिसका प्रचलन आधुनिक युग में भी देखा जा सकता है, नौकरशाही उसका प्रतीक है। नौकरशाही संगठन का वह साधन था जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर आधारित था। इसका अर्थ यह हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में व्यवहार स्पष्ट नियमों से संचालित होते थे। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक संस्था के रूप में नौकरशाही कर्मचारियों की शक्तियों को उनकी जिम्मेदारियों की तुलना में प्रतिबंधित करती है तथा उन्हें संपूर्ण शक्ति प्रदान करती। नौकरशाही सत्ता की विशिष्टताएं हैं अधिकारियों के प्रकार्य, पदों का सोपानी क्रम, लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता, कार्यालय का प्रबंधन, कार्यालयी आचरण। अधिकारियों का प्रकार्य। नौकरशाही के अंतर्गत कार्यालयी क्षेत्राधिकार होते हैं जिनका संचालन नियम, कानून तथा प्रशासनिक विधानों द्वारा होता है। नौकरशाही संस्थान के नियमित क्रियाकलाप का बंटवारा नियत रूप से सरकारी कर्तव्यों के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ वर्गों को आदेश स्थायी रूप से दिए जाते हैं, परंतु उनकी जिम्मेदारियों को परिसीमित कर उसका जिम्मा योग्य अधिकारियों को दिया जाता है। चूँकि कर्तव्यों का निर्वहन नियमित रूप से किया जाना होता है, अतः केवल उन्हीं व्यक्तियों को नौकरी पर रखा जाता है जिनके पास उससे संबंधित योग्यताएं होती हैं। नौकरशाही में सरकारी पदधारी से स्वतंत्र होते हैं क्योंकि वे उनके कार्यकाल के पश्चात भी बने रहते हैं। सोपानी क्रम। अधिकारी तथा कार्यालय श्रेणीगत सोपान पर आधारित होते हैं, जहां उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारियों का निर्देशन किया जाता है। निम्न अधिकारियों के निर्णय से असंतुष्टता की स्थिति में उच्च अधिकारियों से अपील की गुंजाइश रहती है। लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता। नौकरशाही व्यवस्था का प्रबंधन लिखित दस्तावेजों के आधार पर चलाया जाता है तथा फाइलों को रिकॉर्ड के रूप में संभाल कर रखा जाता है। कार्यालय अथवा ब्यूरो का निर्णायक तंत्र मिलजुल कर निर्णय लेने लगता है। यह सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र का भाग होता है जो अधिकारियों के निजी जीवन से अलग होता है। कार्यालय प्रबंधन। चूँकि कार्यालय प्रबंधन विशिष्ट तथा आधुनिक क्रिया है, अतः यहाँ कार्य के लिए प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। कार्यालयी आचरण। कार्यालयी क्रियाकलाप कर्मचारियों से संपूर्ण एकाग्रता की अपेक्षा करते हैं, बिना इसके कार्यालय में इसका समय परिसीमित ही क्यों न हो। अतः कार्यालय में एक कर्मचारी का आचरण नियमों तथा कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है। ये उनके सार्वजनिक आचरण को निजी व्यवहार से अलग करते हैं। चूँकि ये नियम तथा विधान कानूनी रूप में पहचाने जाते हैं, अतः कर्मचारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वेबर द्वारा नौकरशाही का राजनीतिक सत्ता के आधुनिक रूप में चरित्रांकन नहीं किया गया है। इसने दिखाया कि किस प्रकार एक कर्ता अपने कौशल तथा प्रशिक्षण के लिए भी
पहचाना या पहचानी जाती है तथा उन्हें जिम्मेदारियों को लागू तथा पूर्ण रूप के लिए आवश्यक शक्ति दी जाती है। कानूनी परिसीमता ने उनके कार्यों तथा सत्ता को अनियंत्रित शक्तियों को सीमित कर कर्मचारियों को अपने सेवार्थियों के प्रति जिम्मेदार बनाया, क्योंकि वह कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में पूरा किया जाता था। क्रियाकलाप 4। आप किस हद तक सोचते हैं कि कहाँ तक निम्नलिखित समूहों द्वारा अथवा गतिविधियों में व्यवहार के अर्थों में नौकरशाही सत्ता का प्रयोग हुआ है? आपकी कक्षा, आपका विद्यालय, फुटबॉल टीम, एक गांव की पंचायत समिति, लोकप्रिय अभिनेता के प्रशंसकों का संघ, ट्रेन अथवा बस में रोजाना सफ़र करने वाले लोगों का समूह, सामूहिक परिवार, ग्रामीण समुदाय, जहाज का क्रू, अपराधियों का गिरोह, धार्मिक नेता के अनुयायी, सिनेमा घर में सिनेमा देखते हुए लोग। आपकी चर्चा के आधार पर किस समूह को आप नौकरशाही के रूप में पहचानेंगे? आप पक्ष तथा विपक्ष दोनों तथ्यों पर चर्चा कीजिए तथा जो आपसे असहमत हो उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए। शब्दावली: अलगाव। पूंजीवादी समाज में ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मनुष्य प्रकृति से अथवा अजनबी बना दिया जाता है, अन्य मनुष्यों से, उनके कार्य तथा उत्पाद से स्वयं को दूर महसूस करता है। ज्ञानोदय। 18वीं शताब्दी के यूरोप का ऐसा समय जब दार्शनिकों ने धार्मिक सिद्धांतों की सर्वमान्यता को एक सिरे से नकार दिया, सत्य के लिए कारण को मुख्य माना तथा मनुष्य को उस कारण का एकमात्र निमित्त माना गया। सामाजिक तथ्य। सामाजिक वास्तविकता का एक पक्ष जो आचरण तथा मान्यताओं के सामाजिक प्रतिमान से संबंधित है, जो व्यक्ति द्वारा बनाया नहीं गया है परंतु उनके व्यवहार पर दबाव डालता तथा उन्हें प्रभावित करता है। उत्पादन के साधन। भौतिक उत्पादन की एक प्रणाली जो एक लंबे समय तक चलती है। प्रत्येक उत्पादन का साधन अपने उत्पादन के तरीकों, उदाहरण तकनीकी तथा उत्पादन संगठन के प्रकार तथा उत्पादन से उसके संबंधों से, उदाहरण दासत्व, सर्फ, वैतनिक मजदूर, पहचाना जाता है। ऑफिस नौकरशाही के संदर्भ में सरकारी पद अथवा औपचारिक शक्ति तथा निवैयक्तिक स्थिति जहाँ शक्तियाँ तथा कर्तव्य परिलक्षित होते हैं। ऑफिस का अलग अस्तित्व होता है जो व्यक्ति से संबंधित नहीं होता। इसी शब्द के अन्य अर्थ से भिन्न जो वास्तविक नौकरशाही संस्था अथवा उसकी वास्तविक भौतिक स्थिति को इंगित करता है। उदाहरणतः पोस्ट ऑफिस, पंचायत ऑफिस, प्रधानमंत्री ऑफिस, मेरे पिता अथवा माता का ऑफिस इत्यादि। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश हो रहा है। आगे इसका क्वेश्चन आंसर दिया गया है। आपको कैसे लगा ये लेक्चर प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।